गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपना लास्ट क्लास ऑनलाइन थोड़ी था। अच्छा, लास्ट क्लास था ना। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लाइन शुरू कर लिया था ना। हाँ, 3D स्टार्ट किया था। सर आपने होमवर्क दिया था, शीट दिया था। हाँ उसमें अच्छा, डाउट। असाइनमेंट 1 तो डिस्कस कर लिया था, शायद अपन ने असाइनमेंट 2 का होगा ना। हाँ, हाँ हाँ सर। 2। हाँ, तो बता दो असाइनमेंट पहले डाउट या पहले पढ़ाऊं, बोलो। पहले पढ़ा। सर पढ़ा। एंड में ले लो। हाँ सर एंड में ले लो डाउट। ठीक है। एक बार लाइंस में देखना, 2-3 जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अपन ने स्टार्टिंग में तो वो इंट्रोडक्शन वाला कर ही लिया होगा। हमने कोई क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का कर लिया क्या? हाँ हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हाँ, किया था। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। नहीं, नहीं क्या नहीं किया। नहीं। अच्छा, तो अपना फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पैरेलल लाइन वाला ही था क्या? एंगल बाइसेक्टर वाला। लास्ट क्वेश्चन Angle एंगल bisector. वो Acute angle. ऑब्ट्यूज एक्यूट Acute एंगल obtuse, बाइसेक्टर ठीक है। निकलना था। ओके, उसमें अपन ने डिस्कस किया कि अगर P डॉट क्यू पॉजिटिव है तो P कैप प्लस Q कैप से हमें एक्यूट और P कैप माइनस Q कैप से ऑब्ट्यूज मिलेगा। हाँ और नेगेटिव है तो P कैप माइनस Q कैप से एक्यूट और दूसरे वाले से ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। स्क्यू लाइंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस हमने डिस्कस तो किया कि नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं। अभी नॉन कोप्लेनर लाइंस को ऊपर 2D में बनाना तो इतना मतलब, जस्ट मैं आइडिया के लिए 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बट तुम एक बार समझ आ रहा है कि 2 स्क्यू लाइंस किस तरह से दिखेंगी। कि अगर अपन कोई भी 2 पेन ले लें और उनको एक ऊपर और एक नीचे रख दें, विच आर नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, तो इस तरह से स्क्यू लाइंस हैं। लेट्स से कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर एंड सेकंड लाइन का इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर। तो इसका मतलब कि फर्स्ट लाइन पॉइंट a वेक्टर से पास कर रही है, सेकंड लाइन पॉइंट b वेक्टर से पास कर रही है। फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू p वेक्टर, सेकंड वन इज पैरेलल टू q वेक्टर, और हमें इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स lie along their common normal, तो ये मान लो इनकी कॉमन नॉर्मल है। और ये चीज अभी इस 2D वाले डायग्राम से समझ नहीं आएगी, 3D में सोच के देखो कि ये MN लाइन कौन सी है, ये समझ आती है क्या? एक लाइन है MN जो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है एंड सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर है, और ऐसी एक यूनिक लाइन ही पॉसिबल होगी इफ गिवन 2 लाइंस आर स्क्यू लाइंस। तो वो जो MN लाइन है उसके अलोंग हमें जो ये M और N पॉइंट का डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर हम इस डायग्राम को दूसरे एंगल से देखें तो देखो MN लाइन तो काइंड ऑफ, अच्छा MN लाइन का डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स। MN जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो MN का डायरेक्शन कौन से वेक्टर के अलोंग हो जाएगा? P क्रॉस Q। P cross Q, because MN line is perpendicular to P vector as well as Q vector.
तो कोई एक वेक्टर जो p और q दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, p क्रॉस q के अलॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये जो mn लाइन है ये p क्रॉस q वेक्टर के अलॉन्ग है। मान लो p क्रॉस q वेक्टर ये वाला है, और a और b पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे। तो AB का p क्रॉस q वेक्टर पे प्रोजेक्शन mn बन जाएगा। तो mn, हम इस डायग्राम से बोल रहे हैं कि mn इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन p क्रॉस q। बट इसको मैं आगे लिखूं उससे पहले तुम लोग मुझे प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर का फॉर्मूला बताना। mod a cos theta b cap। हाँ, वो तो तुमने एक्चुअली वेक्टर बोल दिया, प्रोजेक्शन में ओनली मैग्नीट्यूड अच्छा, की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड mod इज a cos cos theta। थीटा। मॉड ए कॉस थीटा। मॉड ए कॉस थीटा का जो थीटा है वो ये है, मतलब हाँ। तो इसका मतलब हम ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू बोलना समझ आ रहा है, क्योंकि बी वेक्टर का हाँ कैप सर। लिखना था तो पी क्रॉस क्यू का कैप लिख लिया। हम्म, नाउ दिस बिकम्स ए बी वेक्टर तो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के क्रॉस का डॉट विद ए बी करना है। तो जो न्यूमरेटर है वो बी माइनस ए, पी और क्यू का बॉक्स बन गया। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला। देखो इसका डेरिवेशन समझ आता है, बट अगेन कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो ओनली इसी क्वेश्चन में यूज आएगा जब दो स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस बोल रखा है। तो वो अब तुम पे डिपेंड करता है, चाहो तो तुम एग्जाम में ये फॉर्मूला डेराइव कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है नहीं, या फिर इस फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में आता नहीं है। एक बार यहाँ तक ही नोट कर लो। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाता है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन जीरो का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आएगा, तो हम सिंस डिस्टेंस है तो एक ओवरऑल मॉड लगा लेंगे। हम्म,
सर हम्म, आप एक और बार बता सकते हो आपने ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू क्यों बोला? इसको तुम्हें 3D में एक बार समझने के लिए ऐसा करो, दो पेन लो और दो हाँ पेन पे स्क्वायर लाइंस बना लो, ठीक है। ठीक है। अब एक मतलब दोनों पेन के एक एक एंड पॉइंट्स को ए हाँ और बी मान लो, हाँ तो ए बी लाइन सेगमेंट या ए बी वेक्टर समझ आ जाएगा। ठीक है। अब जो दो स्क्यू लाइंस हैं, इनका जो नॉर्मल वेक्टर है वो थर्ड पेन अगर होगा तो वो समझ आएगा नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे होगा दोनों का। हाँ हाँ। तो काइंड ऑफ अपन को अब दो वेक्टर्स मिल गए। कौन कौन से दो वेक्टर्स? ए बी वेक्टर और पी क्रॉस क्यू वेक्टर। ए बी वेक्टर और हाँ बराबर, अरे अच्छा। हाँ ठीक, अब तो वो वेक्टर्स ये बन रहे हैं, ए बी हाँ वेक्टर और पी क्रॉस क्यू वेक्टर। हाँ हाँ अब समझ गया। थैंक यू सर। अभी ये ये ए बी वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर तो समझ आ गए। अब डी मिनिमम के लिए अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है, तो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? आई मीन कि अगर मतलब एक मेथड तो क्या कि हम या तो ए बी वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड कर लें, एंड वो 2 1 - 9 2 3 6 और 2 1 - 1 इसको सॉल्व करके आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सिंपल, उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए रो कॉलम ऑपरेशन लगा के सिंपल हो रहा है। देखना, बताना क्या, कौन सा ऑपरेशन लगा है। ये दोनों सेम नंबर्स आ रहे हाँ हैं। R1 को R1 - R3 कर दें, तो ये डिटर्मिनेंट 0 0 - 8 2 3 6 2 1 - 1 बन रहा है, और इसका वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। एक मतलब ओनली बस एक नंबर से ओपन करना पड़ेगा, -8 वाले से। लेकिन अपन को भी पी क्रॉस क्यू का मॉड भी चाहिए, और वो हम
लैग्रेंज आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं। मेथड 1 तो ये हो गया। मेथड 2 की बजाय ऐसे सॉल्व करने के, क्योंकि हमने सिंस यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक बार सॉल्व किया तो है ही, तो फिर पी क्रॉस क्यू ही फाइंड कर लो। देखो -9 i कैप प्लस 14 j कैप -4 k कैप, तो ये ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू, ए बी कितना था 2 1 -9, तो यहाँ पे दोनों मेथड से कर सकते हो। ये नोट किया सभी ने? दो सेकंड सर, आप ऊपर भी जा सकते हो। मतलब कहाँ पे क्या नोट करना है? हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर, ओके। तो अभी तो अपन ने ये जो दोनों स्क्यू लाइंस हैं इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इसका मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए। क्वेश्चन इज कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन along shortest distance, और ये भी बोल सकता है क्वेश्चन विच इज परपेंडिकुलर टू। and lines are given as r vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times
और इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइंस, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाइन होगी वो दोनों ही लाइन की परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो बताओ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। सर पी क्रॉस क्यू ना। पी क्रॉस क्यू से तो हमें एम एन वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमें डायरेक्शन मतलब लाइन की इक्वेशन फिक्स करनी है। अच्छा ओके सर, मतलब हाँ ठीक है। हमें एम एन लाइन की इक्वेशन चाहिए। कोऑर्डिनेट से कुछ हो सकता मतलब लाइन को फिक्स करने के लिए लाइन पे लाइन का डायरेक्शन और लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, या फिर लाइन के ऊपर दो, हाँ या तो एम और एन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, या एम या एन में, और लाइन का जो डायरेक्शन एम एन का डायरेक्शन विच इज पी क्रॉस क्यू से आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एम और एन को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू मान लेंगे। अब बताओ कि लैम्डा और म्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। लाइन गिवन है, इसका मतलब लाइन एक पी वेक्टर की पैरेलल है, बी से पास कर रही है और क्यू वेक्टर के पैरेलल है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन एक बार तुम लोग मेथड तो सोच के देखो क्या होगा। लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। अगर लैम्डा और म्यू मिल जाएगा तो एम और एन प्रॉपर पॉइंट्स मिल जाएंगे, और एम एन पॉइंट्स मिल गए तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ऐसा आपको अंदर से भी तो समझ आ रहा है। हाँ सर। तो बताओ मतलब इक्वेशंस कौन सी बनाओगे। एम एन डॉट पी और सर एम एन एक डॉट क्यू। डिस्टेंस वाला। और थैच का दूसरा एम एन का पी और क्यू के साथ डॉट ले सकते हैं ना, उससे एम एन लैम्डा का और म्यू पी में और क्यू से डॉट लेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। उससे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लें। हाँ, बट इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी ज्यादा, तो करो एक बार।
एक बार देखो ये इक्वेशंस आ रही हैं क्या? हाँ सर। सर आप एक मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हो? थोड़ा फिर आरसीसी ले। ठीक है चलेगा। हाँ थैंक यू सर। तो इन दोनों से लैम्डा में क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले को 14 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें और डिफरेंस लें। तो म्यू कैंसिल हुआ तो 196 माइनस 25 इज 171 और 18 इंटू 5 90। तो देखो लैम्डा का वैल्यू 10/19 आ रहा है। और म्यू इज माइनस 28/19। तो यहाँ पुट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यूज हमें mn पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा प्लस 1 29/19 माइनस 30 प्लस 2 8/19 और 57 77/19। सर हाँ वो जो एम एन वेक्टर लिखा है वो 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 होना चाहिए ना, आई कैप का टर्म। हाँ हाँ तुम्हारी इक्वेशन यही आ रही है ना? वो तो मेरा साइन लिखने में दिक्कत है। किसी और ने सॉल्व किया है ये? सर 2 सेकंड। वही कर रहे हैं। -28 का डबल 56।
तो अगर अपन को और m एक और n दोनों पॉइंट्स मिल गए तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये नंबर 9/19 और ये -3/19 और ये -9/19 है, लेकिन सिंस ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो अपन उस 19 को इधर उठा सकते हैं। क्लास इधर अभी देखना ये पूरा सॉल्यूशन समझ आता है। सर ये वाली लाइन में -9 3 और 9 भी हो सकता है ना, मतलब दो लाइन आएंगी ना। हाँ हाँ, वो तो है ही। मतलब लाइन तो एक ही है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को अपन ABC यूज करें या माइनस से माइनस यूज करें सेम ही रहता है ना। इनफैक्ट अपन इसमें भी 3 से डिवाइड करके डायरेक्शन रेशियोज को 3 -1 -3 बोल सकते हैं या फिर -3 1, 3 बोल सकते हैं। हाँ हाँ। ये लिखा सभी ने? 2 सेकंड। अच्छा,
हम और मतलब किसी को मेथड समझ आ तो सर आंसर 13/7 माइनस 5/7 39/7 है। एक और पॉइंट आएगा। हाँ, दो दो आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन के, लेकिन वो फाइंड कैसे करेंगे? तो मैं तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वो लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लगा दिया, 2λ+1 हाँ 3λ सही, माइनस 2। नहीं यही करना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो रही है, वो समझ आ रहा है? हाँ क्योंकि सब वो ए कांस्टेंट पॉइंट टर्म्स भी वो निकल रहे लाइन हैं। पे ही लाई कर रहा है एक्चुअली। ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन हाँ ने। हाँ वैसे अगर नहीं भी कर रहा होता तो भी ये मेथड एप्लीकेबल है। इन दैट केस कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होती जितनी अभी क्वाड्रेटिक। हो रही है, लेकिन मेथड सही है, वो मेथड लग जाएगा। सर दूसरा पॉइंट 1/7 -23/7 और 3/7। और लैम्डा पहला का पॉइंट? वैल्यू कितना है? पहला पॉइंट 13/7 -5/7 और 39/7। हाँ सेम। हाँ, लैम्बडा +/3/7 आता है। हाँ। हाँ तो क्या क्या बोला? 13/7 -5/7 और 39/7। 39/7 सेकंड वन 1/7 -23/7 3/7। 3/7। हाँ। ठीक है। तो इन दिस केस तो अगर पॉइंट ए इस लाइन पे नहीं होता तो भी ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर पॉइंट ए जब इसी लाइन पे होगा, अपन इसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस सारा की सारा जो लैम्डा से इंडिपेंडेंट टर्म है, नम कांस्टेंट वाला, वो सारा कैंसिल हो जाता है। और सेम टाइप का क्वेश्चन अगर 2D में होता तो हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं, हाँ। हाँ x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। और वो भी हाँ। ओनली तभी यूज करते हैं जब पॉइंट ए x1 y1 ऑन द लाइन गिवन हो। तो 3D में भी अपन वही चीज यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए अगर अपन नोट करके लिखें कि कोऑर्डिनेट्स, एक बार ये सबने सॉल्यूशन लिख लिया सारा? हाँ सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हम ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। और ये 2D वाला ही केस है, ये x1 + r cos थीटा, या डिस्टेंस को तो मॉड ऑफ आर लिख लो तो ओनली प्लस से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस को मॉड ऑफ आर लिख लेना कि मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 3 है, तो आर का वैल्यू हम +-3 यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी टेकन एज x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा का जो 2D का जो जनरलाइज फॉर्म है यहाँ पे, x1 + r cos अल्फा, y1 + r cos बीटा, z1 + r cos गामा, वेयर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा जो है उनको अपन डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N बोलते हैं। तो अपन डायरेक्टली
इस मेथड से भी ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने नोट लिखा है ये तभी एप्लीकेबल है जब गिवन पॉइंट x1 y1 z1 लाइन पे लाई कर रहा हो। लेकिन जो मेथड 1 हमने जिस मेथड से भी सॉल्व किया है, ये मेथड तब भी अप्लाई हो जाएगा अगर पॉइंट ए इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा होता। मतलब कि एक लाइन गिवन है और पॉइंट ए अगर बाहर कहीं इस तरह से है और एपी डिस्टेंस 3 यूनिट करना है, तो भी मेथड 1 एप्लीकेबल है, लेकिन मेथड 2 जो नोट में लिखा है वो नहीं लगेगा। बट अभी जो ये लाइन दे रखी है, इस लाइन को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन उसका मॉड। हाँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप जो डायरेक्शन रेशो का 7। वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, तो ये हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस का वेक्टर बन जाएगा। यानी कि लाइन जो है वो x माइनस तो लाइन को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2/7, 3/7 और 4/7, सॉरी 6/7। तो एलिमेंट तो 2/7, 3/7, 6/7 हो गए। आर की जगह पे हम प्लस माइनस 3 यूज कर लेंगे और x1 y1 z1 जो है वो 1, -2, 3 हो गया। तो पॉइंट जो है वो 1 + -6/7 -2 ± 9/7 एंड 3 ± 18/7 से आ जाएगा। ये सब सारा समझ आ गया? हाँ सर। तो ये लाइन वाला जो पार्ट है ये तो अपना कंप्लीट है। अभी अपनों को नेक्स्ट प्लेन शुरू करना है। तो लाइन में अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन को लाइन की इक्वेशन जो है वो समझ आनी चाहिए। एंड सेकंड की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लाइन पे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा पॉइंट ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर अपन एक क्विकली रिवीजन भी करें लाइन का, तो जैसे और इसको 2D से भी कंपेयर करते जाओ। 2D में अपन ने जैसे लाइन का इक्वेशन पढ़ा, टू डी में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस किया, तो यहाँ भी कर लिया। 2D में तो कई सारे फॉर्म्स थे, बट यहाँ पे अपन ने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में बस बात की, या तो 2 पॉइंट दे रखे हैं या फिर एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है। ठीक है, फिर हमने 2D में लाइन के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जैसे अच्छा बेसिक क्वेश्चन कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 3D में कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान है? वो दोनों लाइन में वो लैम्बडा म्यू लेके फिर सॉल्व। फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो लैम्बडा और म्यू में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू आ जाएगा। अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, नहीं कर रहा तो इस्क्यू है। और 3D में लाइंस पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या इस्क्यू हो सकती हैं। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग या इसको चेक करने का। पैरेलल तो हमें देख के ही समझ आ जाएगा कि अगर दोनों लाइंस सेम वेक्टर के पैरेलल हैं तो गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। फिर हमने 2D में डिस्कस किया था कि दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो वहां तो था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2। 3D में दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से, कि अगर दोनों लाइंस p वेक्टर और q वेक्टर के पैरेलल हैं तो cos थीटा इज डायरेक्टली, अगर हम एक्यूट एंगल ही चाहिए अपन को, तो मॉड ऑफ p डॉट q अपॉन मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q। दैट इज
अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में उनके मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे। यहां से बोला था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाता है, और लाइंस पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 -1 होता है और पैरेलल के लिए m1 इक्वल टू m2 होता है। फिर हमने वहां डिस्कस किया कि एक लाइन है या दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये तो सीधे फॉर्मूला ही है कि c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2D में। 3D में हमने पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया था? कोऑर्डिनेट्स मान के दो और cos पॉइंट्स। थीटा। हाँ, कि हमें जब दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी तो दोनों लाइन पे एक एक फिक्स पॉइंट और लाइन का पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, तो हम ए बी वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे और ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आर जो है वो डी साइन थीटा से आ जाएगी। तो हमने एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दूसरा डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ए बी वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड कर लिया, और फिर डी और थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा। वहां 2D में स्क्यू लाइन वाला कोई केस होता नहीं है, तो यहाँ 3D में अगर लाइंस जो हैं वो स्क्यू लाइंस हैं तो वो अपन ने जस्ट अभी आज दोनों क्वेश्चन किए ही हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाला भी और उनके दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने वाला भी। ठीक है, फिर हमने वहां डिस्कस किया था 2D में कि अगर एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो इन तीनों का तो 2D में फॉर्मूला ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे 2 आ जाता है बस। 2D का ये वाला पॉइंट क्लियर है? 3D में हमने क्या डिस्कस किया इस वाले क्वेश्चन के लिए? कि अगर अपन को एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर पे कोई वेरिएबल पॉइंट ले लो हम्म, और फिर उसका डॉट कर दो किससे ए और किसका? ए एन वेक्टर और पी वेक्टर का। हाँ, तो हमने पॉइंट एन को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ले लिया और ए एन वेक्टर और पी वेक्टर का डॉट 0 करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा, यानी कि फिक्स पॉइंट एन मिल जाएगा। एन मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिड पॉइंट का यूज करके रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने क्वेश्चन वैसे भी किए थे कि एक लाइन गिवन है और कोई दूसरी लाइन है तो L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है 2D में। बताओ मेथड। फिर क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते L1 और L2 दोनों लाइन की इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और कुछ भी x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऐसे मान लिया अपन ने। तो L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन जो बनेगा थर्ड लाइन, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। एंगल बाइसेक्टर वाला। एंगल बाइसेक्टर से तो बेकार हो जाता है, सिंपल वाला और बताओ।
L1 पे रैंडम पॉइंट ले लो, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट ये वाला मिड पॉइंट से। हाँ, मिड पॉइंट से तो नहीं होगा, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं वो पड़ेगा। हाँ, तो हमने अगर L1 पे कोई भी एक पॉइंट, जैसे कि इसको 2,1 2,1 तो नहीं ले सकते, बिकॉज 2,1 अभी बाई चांस इस पे भी लाई कर रहा है ना, तो 2,1 तो ये वाला पॉइंट हाँ हो गया। तो अगर हमने x कोऑर्डिनेट को 3 लिया तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? माइनस हमने -1। 3,-1 पॉइंट ले लिया, और 3, प्लस y इक्वल टू 3 के बाद रिफ्लेक्ट मिल गया, और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी 3D में किया नहीं है, ऑल्दो कर सकते हैं और एग्जैक्टली सेम मेथड लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन 3D में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर लाइंस जो है वो 3D में गिवन है, तो एक तो क्वेश्चन को खुद को ऐसी लाइंस देनी पड़ेंगी, दोनों लाइंस जो इंटरसेक्टिंग हो, और हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा, वो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू म्यू मान के, और दोनों को इक्वेट करके। तो वो वाला स्टेप हो गया कैलकुलेशन वाला। फिर सेकंड, इस लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट P हमने फिक्स पॉइंट अज्यूम कर लिया, उस पॉइंट का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना भी अपने आप में लेंथी है। उसके लिए क्या कि पहले अपन को पॉइंट n फाइंड करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अज्यूम कर लेंगे, फिर वही Pn वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का डॉट जीरो करेंगे, तो अपन को लैम्डा मिल जाएगा, फिर P' मिल जाएगा। तो इस तरह से दो बड़े बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज सेम है कि हमें A पॉइंट फाइंड करना है, P' पॉइंट फाइंड करना है, और दोनों पॉइंट मिल गए तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर वहां पे था 2D में एंगल बाइसेक्टर, तो हमने 3D में भी एंगल बाइसेक्टर डिस्कस कर ही लिया कि P डॉट क्यू के अकॉर्डिंग ऑब्ट्यूज एक्यूट चेक कर लेते हैं, और एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन P कैप प्लस माइनस Q कैप के अलॉन्ग होता है। क्या नहीं है 3D में, क्या नहीं पढ़ना है? फैमिली ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ लाइंस, वो अपन को 3D में नहीं पढ़ना है, और तो सारी चीजें हैं। तो 3D में ये लाइन की सिचुएशन समझ आ गई। हाँ सर। अब है प्लेन। प्लेन को पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद एक साथ नोट करेंगे। 2D में जो भी हमने लाइन में पढ़ा है फॉर्मूले वाइज, वो 3D में प्लेन में लग जाएगा। ठीक है, तो जो लाइन 3D के जो लाइन वाले क्वेश्चंस हैं वो जनरली लेंथी जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेशन काफी लेंथी गया है। तो 3D में प्लेन वाले क्वेश्चंस इतने लेंथी नहीं जाएंगे, बिकॉज अपने पास फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम प्लेन के बेसिक की बात करें, तो हम अगर अपन को कोई भी एक लाइन को फिक्स करना है, लाइन को, तो हम बोलते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन में या तो लाइन के ऊपर हमें क्वेश्चन 2 पॉइंट बता दे, या फिर लाइन पे एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन बता दे, तो हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, बिकॉज लाइन फिक्स हो जाती है। तो वैसे ही 3D में प्लेन को फिक्स करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन में तुम्हें क्या चाहिए कि प्लेन फिक्स हो जाए? दो वेक्टर। वेक्टर से कैसे प्लेन फिक्स हो जाएगा? दो वेक्टर हमेशा वेक- प्लेन बनेंगे। नहीं नहीं, पर वेक्टर तो फ्री वेक्टर्स होते हैं ना, तो वो खुद ही फ्री वेक्टर है, तो मूव करते रहेंगे तो प्लेन थोड़ी फिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर। हाँ, तो अच्छा नहीं, बोलो मतलब क्या चाहिए। और तो दो वेक्टर भी, पोजीशन वेक्टर लेंगे ना फिर, दैट वो मीन्स फ्री दो नहीं होंगे। पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट हो गए ना फिर तो वो। हाँ। हाँ। तो तुम सोच के देखो, क्या 2 पॉइंट से प्लेन फिक्स हो जाएगा? दो लाइन। नहीं। नहीं होगा। या तो 2 लाइन फिक्स कर दे तो प्लेन फिक्स हो जाएगा, और 2 लाइन भी, अगर हाँ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस फिक्स कर दी या 2 पैरेलल लाइन फिक्स कर दी तो प्लेन फिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ। और ये तो बहुत आगे की बात होगी, मतलब और भी बेसिक में क्या चाहिए तुम्हें? जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, तो एक प्लेन को फिक्स करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? हाँ नहीं, तीन 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 तीन। तीन 3 पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए। नॉन कोलिनियर जरूरी है। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो वो हमेशा एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, और ट्राइंगल का मतलब एक प्लेन हो जाता है। तो एक प्लेन को फिक्स करने के लिए या तो 3 पॉइंट्स दे दे। ठीक है, अब हम जैसे इसकी बात करें, तो यहाँ तो हमने कहा था कि लाइन पे एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन बता दे।
वैसे अगर मैं बोलूं अगर कि प्लेन पे एक पॉइंट और प्लेन का डायरेक्शन बता दे तो ये मीनिंगलेस होगा, बिकॉज प्लेन का तो कुछ डायरेक्शन होता नहीं है। मैं जिस प्लेन पे लिख रहा हूं उस प्लेन का डायरेक्शन तो हम कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। ये सारे के सारे वेक्टर्स प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स हैं और सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में है। हाँ, तो प्लेन का डायरेक्शन बोलना तो मीनिंगलेस हो गया। तो फिर डायरेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? प्लेन का Cross. डायरेक्शन बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन तो फिक्स कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल का। हाँ, अगर मान लो ये कोई प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है तो इसका मतलब प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर इस टाइप की सारे पोजीशंस में हो सकता है। और ये मतलब समझ रहे हैं प्लेन्स किस तरह से होंगे? बट सर इसके परपेंडिकुलर नीचे भी ले सकता था। हाँ बिल्कुल। साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन, अच्छा okay. लेकिन अगर हमने ये मतलब नहीं ये समझ, अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो प्लेन का डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ, मतलब प्लेन कहाँ पे होगा ये नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर ये बोला कि एक प्लेन चाहिए जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो प्लेन सर्टेनली इस तरह से फिक्स हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन इन अभी भी अपने पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो उनमें से एक यूनिक प्लेन को फिक्स करने के लिए अगर क्वेश्चन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ साथ एक पॉइंट और फिक्स कर दे कि वो पॉइंट उस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो फिर एक यूनिक प्लेन फिक्स हो जाएगा। हाँ, दैट मीन्स प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एंड पॉइंट वेक्टर ऑन दैट प्लेन। उस प्लेन पे एक पॉइंट लाई करना चाहिए, फिक्स पॉइंट, और एक नॉर्मल वेक्टर हमें अगर पता है तो हम एक प्लेन फिक्स कर सकते हैं। अभी तक क्लियर है बात? हाँ, अब सिचुएशन ऐसे है कि हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्वेश्चन ने बता रखा है और ये पॉइंट ए वेक्टर से पास कर रहा है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। अब हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी इक्वेशन एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है, तो मान लो उस वेरिएबल पॉइंट को अपन पी मान लेते हैं। तो बताओ ए वेक्टर, आर वेक्टर और एन वेक्टर में क्या रिलेशन लिखें? एक क्रॉस ए क्रॉस आर ए इज क्रॉस पी। ए क्रॉस आर मीनिंगलेस है, बिकॉज अच्छा हम नहीं जब नहीं, भी हम जब भी क्रॉस करेंगे तो वो लाइन वेक्टर से करेंगे ना। ए तो एक पॉइंट वेक्टर है। हम्म, सर या फिर एक ओरिजिन डिफाइन कर दे और फिर उसके साथ हम लोग क्रॉस ले ले। चलो मान लो ओरिजिन, ऐसा तो है नहीं कि ओरिजिन जरूरी नहीं है कि प्लेन में लाई करेगा। मान लो ओरिजिन तो इधर कहीं लाई कर रहा है जो प्लेन पे नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर तो वेक्टर और प्लेन का पॉइंट वाला इंटरसेक्शन ले लो। नहीं समझ आया क्या? हाँ, जीरो। प्लेन को वेक्टर और प्लेन में एक पॉइंट कॉमन होगा ना, मतलब वो वेक्टर भी उस पॉइंट से पास कर रहा है और प्लेन भी उस पॉइंट से वेक्टर पास। तो फ्री वेक्टर है। नहीं नहीं, ये नॉर्मल वेक्टर वाला बोल। वो भी फ्री वेक्टर है। 24 है। वो है ना, ये अगर नॉर्मल है तो ये भी तो नॉर्मल है, ये भी तो नॉर्मल है, ये सब हाँ नॉर्मल वेक्टर। बराबर। सर तो क्वेश्चन क्या है वापस? क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड पी वेक्टर, जिससे कि हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाए। RAP का डब्बा है जीरो। बॉक्स ऑफ एपी एंड जीरो, नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा तो ये रिलेशन नहीं हुआ ना, नॉन जीरो होगा ये सही बात है, लेकिन वो रिलेशन नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, एपी वेक्टर एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ, एपी वेक्टर सर्टेनली प्लेन पे तो लाई करेगा, हम्म, और एन वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मींस प्लेन पे लाई करने वाले कोई भी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और एपी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जीरो हो गया। और दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अभी देख के बहुत समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस इक्वेशन का, लेकिन मैं अभी वो भी समझ आ भी जाएगा। लेकिन जो डेरिवेशन अपन ने किया उसके लिए अपन ने सिंपल सा क्या बोला कि हमें एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस चाहिए।
और वेरिएबल पॉइंट उस प्लेन में लाई करेगा, तो पॉइंट P का लोकस चाहिए। कंडीशन क्या है कि वो प्लेन A पॉइंट से पास कर रहा है और n वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि AP वेक्टर और n वेक्टर P की हर पोजीशन के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो AP डॉट n0 किया तो AP वेक्टर इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर का डॉट विद n वेक्टर 0। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि हमें 3D में ज्यादा अच्छा समझ आता है बजाय वेक्टर के, कि अगर हम R वेक्टर को जो वेरिएबल वेक्टर है उसको xi कैप yj कैप zk कैप लें, A वेक्टर जो पॉइंट वेक्टर है जिससे प्लेन पास कर रहा है वो x1 y1 z1 ले लेते हैं, यानी कि x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। और जो नॉर्मल वेक्टर है वो अगर हमने a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप लिया, दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन आर a b एंड c। जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज a b c हैं। इन तीनों को यहां सब्स्टिट्यूट किया तो देखो ये x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू 0 बना हुआ है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। हमने d बोला है इस नंबर को, और ये एक नंबर है, ये समझ आ रहा है, बिकॉज a b c x1 y1 z1 ये सब अपन को नंबर्स की फॉर्म में पता होंगे। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड वाला फॉर्म। तो अभी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन समझ आया। हाँ हाँ सर। तो अभी प्लेन का बेसिक क्या हो गया कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बता रखी होगी तो हम तो ट्राई करेंगे कि हमें प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को आगे बताना है कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो। कैसे फाइंड क्या लिखोगे? और अगेन कि हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो 3 है, तो तीनों में से कोई सा भी एक यूज कर लेंगे। फिर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो बस अब नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना बचा। इस इंफॉर्मेशन से प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी। बिल्कुल ठीक है। देखो ए बी क्रॉस बी सी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ए बी क्रॉस बी सी कर लो या ए बी सर क्रॉस, वापस इधर सब पॉइंट वेक्टर हो गए ना, तो एग्जैक्टली तभी तो ए बी एक लाइन वेक्टर बन गया। अच्छा हाँ सॉरी ए सर। माइनस बी बोला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए सी या ए सी क्रॉस बी सी, ये तीनों सेम वेक्टर्स आएंगे। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक वेक्टर फाइंड कर लो तो अपन को नॉर्मल वेक्टर मिल गया। कोई सा भी यूज कर लो तो एक पॉइंट और एक नॉर्मल से प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और तुमने बोला था अभी क्या कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाए। हाँ चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमें उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, इन दोनों को कंटेन कर रहा है, इन दोनों से पास कर रहा है। सर फिर तो या तो ऐसे कर सकते हो ना कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू। हाँ, पॉइंट तो हम ए और बी दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल वेक्टर जो है वो पी क्रॉस क्यू से आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेलल और डिस्टिंक्ट लाइंस गिवन है, तो भी एक प्लेन फिक्स हो जाएगा। तो अगेन इसके लिए पॉइंट तो हम ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेंगे, बिकॉज
फर्स्ट लाइन अगर ए वाले पॉइंट से पास कर रही है तो ये ए वाला पॉइंट प्लेन पे तो लाई करेगा ही करेगा। एक मिनट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो भी पी वेक्टर के ही पैरेलल है। ये भी पी वेक्टर है और ये भी पी वेक्टर है। तो बताओ इसका नॉर्मल कैसे? सर जैसा हम वो पैरेलल डिस्टेंस के लिए करते थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैं ऊपर वाले वेक्टर का ए वेक्टर फिक्स वही ले रहा हूँ, और नीचे कोई एक रैंडम पॉइंट का कोई पोजीशन ले लूंगा, और ए यहाँ ये इसका डॉट ले लूंगा पी के साथ, सॉरी क्रॉस ले लूंगा पी के साथ, तो परपेंडिकुलर एम वेक्टर आ गया ना। तो बजाय एम सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला, थोड़ा आवाज कट गया। मैं एक बार तुम्हारा जो मेथड है वो एक बार वापस से बोलो कि तुमने एम पॉइंट लेने के बाद क्या किया। ए एम क्रॉस पी लिया। एम क्रॉस पी, ठीक है। अब एम पॉइंट जो है एम, वो तो वेरिएबल पॉइंट है। हाँ बजाय ए हाँ एम क्रॉस पी लेने के हम ए बी क्रॉस पी ले लें। ए, अरे हाँ, ए बी वाला वेक्टर भी तो उस प्लेन पे लाई करेगा हाँ बराबर और बी बराबर। वेक्टर उस पे लाई कर ही रहा है। तो ए बी क्रॉस पी से ही हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर दो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस हैं तो वो जो प्लेन फिक्स करेंगे वो इस तरह से उसका अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये बताओ कि एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, क्या इस इन दोनों से पास करने से एक प्लेन फिक्स हो जाएगा या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है? ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, गिवन है। तो एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इन दोनों से क्या एक प्लेन फिक्स कर सकते हैं या फिर हाँ कुछ कर और सकते हैं ना। कर सकते हैं? कर और ये सकते देखो हैं। ज्योमेट्रिकली भी समझ आता है। एक लाइन है और एक हाँ पॉइंट है, तो एक प्लेन तो फिक्स हो ही गया। उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो प्लेन के इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो अगेन दो दो पॉइंट है, ए वेरिएबल वेक्टर पॉइंट। भी और बी वेक्टर भी है। नॉर्मल बोलो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस पी। बिल्कुल पैरेलल लाइन वाला ही केस हो गया हम्म। कि ए बी वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा और पी वेक्टर भी इस प्लेन के पैरेलल होगा, तो उनके क्रॉस से नॉर्मल मिल जाएगा। अच्छा, हमने भी ये लास्ट वाला केस डिस्कस किया था ना, ये वाला। हमने कहा कि अगर अपन को दो लाइन दे रखी है तो अपन प्लेन का इक्वेशन अभी तो हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है। इसी प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर होता है। मतलब लैम्डा और म्यू चलो क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं, तो हम कोई और पैरामीटर्स अल्फा और बीटा यूज कर लेते हैं। तो ये जो प्लेन है इस प्लेन का इक्वेशन ये भी है एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बट तुम्हें अब बताना है कि इसको कैसे डिराइव करोगे, ये कैसे बना इक्वेशन। वो प्लेन है ये जो सर एक तरीके से देखा जाए तो आप ये इक्वेशन में यही तो बोल रहे हो कि एक प्लेन है जो पी और क्यू वेक्टर के को प्लेनर है, और ए वेक्टर का जो पॉइंट है उससे पास कर रहा है। कैसे बोला ये चीज।
वो अल्फा पी वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर सिर्फ उसको देखे तो वो कोप्लेनर होगा पी और क्यू के साथ। और हाँ तो ए वेक्टर तो एक पॉइंट वेक्टर है ना, हाँ तो एक पॉइंट से भी पास कर रहा है और एक लाइन से लाइन, अरे एक मिनट, अच्छा नहीं सही है, थोड़ा सा बस अगर अपन एक चीज चेंज कर दें कि ये आर वेक्टर, अगेन ये चीज समझो कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो लाइन है चाहे वो प्लेन है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। हाँ तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू वही अल्फा है, पी वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो एपी वेक्टर बन गया ना। हाँ बराबर, अब पी वेक्टर तो इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा, ए जो है वो इस लाइन पे लाई करने वाला एक फिक्स पॉइंट है, तो एपी वेक्टर ये हो गया। हाँ हाँ एपी वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर ये तीनों को प्लेनर वेक्टर्स हैं। एक ही तो, हाँ हाँ अगर ये कोप्लेनर हैं तो हम किसी भी एक वेक्टर को रिमेनिंग दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन। हाँ बराबर, तो एपी वेक्टर को हमने पी और क्यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जिससे कि ये बन जाएगा। ठीक है। और 2D में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x/a+y/b = 1। ए और बी का मीनिंग क्या होता है? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, वो इधर एक्स एंड काटते वाई इंटरसेप्ट। और वो इंटरसेप्ट ऑलवेज विद साइन होते हैं। मतलब कि अगर ए -3 है तो हम बोलते हैं कि वो जो लाइन है वो -3, 0 से पास कर रही है। सेम चीज बिल्कुल 3D में है कि अगर एक लाइन है जो जिसके एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट ए बी सी है, अगर एक प्लेन है जिसके एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट ए बी सी है, तो उस प्लेन का इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स ये a,0,0, 0,b,0 और 0,0,c इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। जस्ट अगर अपन इसको समझें तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है, एक पॉइंट जेड एक्सिस पे है। तो इन तीनों से पास करने वाला एक जो प्लेन है वो इस तरह से बन जाएगा। तो हाँ इस प्लेन का इक्वेशन ये है। ठीक है। अभी इसको मैं भी इसमें एक चीज और डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट और, कि 2D में लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होता है? y=x+। नहीं, वो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ना। ax plus by plus c equal to 0। ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना? माइनस एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? वाई जीरो है, y0। y0। तो एक्स का वैल्यू -c/a और ऐसे वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये तो है 2D का जनरल फॉर्म। और हम ये भी बोलते हैं कि एक्स और वाई में कोई भी एक लीनियर रिलेशन लिखा है तो वो 2D में एक लाइन बन जाता है। वैसे ही एक्स वाई और जेड में कोई सा भी एक लीनियर रिलेशन लिखा है तो वो 3D में एक प्लेन बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इन 3D। ठीक है। तो जो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये 3D में प्लेन का इक्वेशन है। हमने इसका जो डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन यहां से किया था। अब ये बताओ कि ये जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखा है उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमने यहां से इक्वेशन किया था, डराइव किया था। और ये कहां से आया था? यहां से तो आया था। तो हाँ देखना, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और अगेन मीनिंग क्या, कि यही तो नंबर्स हैं वो नॉर्मल वेक्टर वाले। यानी कि एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन में। हाँ ठीक है।
अब हमें अगर इस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो बताना कैसे करेंगे। YZ को 0। y को भी 0 एंड z को भी 0, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट के लिए y और z दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो जब y और z को 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट माइनस d अपॉन a कॉमा 0 ये x वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही y और z इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो जो अपन ने यहाँ 2D में जनरल फॉर्म में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही 3D का बन रहा है कि 2D के लाइन का डायरेक्शन कोफिशिएंट्स a और b से आ जाता है, तो 3D के प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन भी कोफिशिएंट a b और c से आ जाता है। x y और z इंटरसेप्ट के लिए अकॉर्डिंगली कुछ को 0 पुट करके रिमेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, क्या कि ये जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखा है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है। वन बाय ए आई आई कैप कैप प्लस वन बाय बी जे कैप प्लस वन बाय सी के कैप। हाँ, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं डायरेक्टली उनसे आ जाएगा। तो 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अगर हम इस डायग्राम को समझें एक बार और, तो ये a है, ये b है, ये c है। तो abc एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल abc का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और हमने पहले डिस्कस किया है कि एरिया ab क्रॉस ac के मॉड से फाइंड करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद, मतलब ये कैलकुलेशन करनी है बस, ये बन जाता है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है। अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, तुम्हें इस डायग्राम में ट्राइंगल ओ ए बी समझ आ रहा है। बताओ, ट्राइंगल ओ ए बी जो कि कौन सा प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना है। हाफ AB। हाफ ओ ए बी ओ ए ओ बी। हाँ हाफ ए बी हो जाएगा। ऐसे ही हाँ हाँ ओ ए सी और ओ बी सी का एरिया भी मिल जाएगा। हाँ मिल तो जाएगा। देखना, अगर इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया डेल्टा बोल रहा हूं मैं, यानी कि इसको डेल्टा बोल रहा हूं, तो दिस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल्टा स्क्वायर जेड एक्स होल्ड कर रहा है। यानी कि वो जो एबीसी प्लेन है उसका तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में जो प्रोजेक्शन बनेगा वो भी 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। उन तीनों ट्राइंगल के एरिया के स्क्वायर का सम ट्राइंगल एबीसी के इस एरिया के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी टाइप बन जाती है। लास्ट पॉइंट इसमें, 2D में नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। किसका नॉर्मल। लाइन का नॉर्मल P cos alpha। एक्स बाय पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन Cos अल्फा alpha इक्वल टू equals पी। तो अल्फा तो क्या है कि जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है, और पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। वैसे ही 3D में भी है। अगर हम एक प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखें कि मान लो प्लेन एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है, ये ए वाला पॉइंट है। तो देखो, ए वाले पॉइंट को हम डी एन कैप या माइनस डी एन कैप बोल सकते हैं, क्योंकि ओ ए वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर। कोई भी वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड तो हमने डी बोल रखा है, और एन वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नल वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर डी टाइम्स एन कैप आ गया। तो यहां से देखना, प्लेन का इक्वेशन आर माइनस डी एन कैप
डॉट एन कैप इक्वल टू 0 बोलना समझ आता है, क्योंकि पॉइंट मतलब हमारा प्लेन का इक्वेशन ये तो था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए तो पॉइंट हो गया, और एन वेक्टर यूज करो या एन कैप यूज करो मैटर नहीं करता, क्योंकि इक्वल टू 0 है। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आर वेक्टर माइनस सॉरी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। और इसको हम इससे रिलेट कैसे करते हैं कि यहाँ पे भी जो ये राइट साइड का नंबर लिखा हुआ है ये 0,0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी जो राइट साइड का नंबर लिखा हुआ है ये 0,0 का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0,0,0 का। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। बट अगेन 2D में नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, रेयरली यूज आता है। सेम गोस फॉर 3D। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं प्लेन के लिए। तो अपन ये सारा भी एक साथ नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेंगे, अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यस अभी सर। अपन मस्त सारा लिया, ठीक है, अभी डिस्कशन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में पूरा एक साथ नोट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो उसके प्लेन के साथ ये भी खत्म। नहीं, प्लेन की इक्वेशंस की थ्योरी खत्म, फिर अभी तो वही है ना सारा कि प्लेन मतलब दो प्लेन के बीच में एंगल, प्लेन और पॉइंट का सारा केस, प्लेन और लाइन का सारा केस। अभी नेक्स्ट क्लास कल ही है, तो कल इसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे। अभी बताओ डिस्कशन में सर एक पहले सेकेंड। तो सर तो ये हमें लिखना है नोट्स या नहीं कल नहीं, ये नहीं लिखना है, मैं कल लिखा दूंगा। जो भी इसके जो भी डेरिवेशंस अपने काम किए हैं वो अपन हैंड टू हैंड कल नोट कर लेंगे। ये तो मैंने अभी बस समझाया है सारा। ओके सर। जो असाइनमेंट 1 था उसके सी वाले पार्ट में कुछ पूछना है किसी को? सर वो करना था। जो अगर किसी ने किया है तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। अदरवाइज असाइनमेंट 2 के बता दो। सर असाइनमेंट 2 किया। हाँ सर असाइनमेंट 2 के है। ठीक है, असाइनमेंट 2 के बताओ। सर क्वेश्चन क्वेश्चन 5 3 4 एक 5 मिनट, 5 5 3 4 3 4 5 6 नहीं सॉरी, एक मिनट 5 का ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी, सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए था। और एक मिनट रुको। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8। अरे इसमें इतने डाउट कैसे आ गए? टफ है क्या सर ये वो ज्यादा? आंसर गलत है, एक दो क्वेश्चन में आंसर गलत है, वो कंफर्म करना आपसे। इसमें तो आंसर रॉन्ग नहीं होने चाहिए। सर पता नहीं सर, देख लेते। क्वेश्चन 12 भी। एक बार अपन 1 to 10 पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 to 10 में कोई और डाउट है किसी का? 1 to 10 में क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसा तो क्वेश्चन आई थिंक अपने 1C में भी था। सर ये अच्छा ठीक है सर, एक्चुअली एसएनएस का क्वेश्चन है। एएमजीएम नहीं, कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। कॉची शॉर्ट्स का मेरे को लगा डेरिवेशन क्या है? कॉची शॉर्ट्स का डेरिवेशन क्या है? अच्छा सर ये वो क्वाड्रेटिक से डिराइव होता है वो पूरा। अरे वेक्टर से हो जाता है इजीली वो हैं? डेरिवेशन। अगर हमने कोई भी एक p वेक्टर लिया a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, q वेक्टर लिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो क्वेश्चन ने हमें p डॉट q बता रखा है। ओह शिट, अरे और बाप रे। p डॉट q क्या होता है? मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q cos थीटा। दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q। तो p डॉट q इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q बन गया। और यही तो वो इनइक्वालिटी है, ठीक है। Shit, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में
डायरेक्शन सर कोसाइंस ऑफ इसमें लाइन। नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैसे हाँ अप्रोच होगी? वो मुझे भी नहीं आ रहा था, वो ऊपर का टर्म आ जाता है, हाँ ऊपर का टर्म तो इजीली आ जाएगा, थीटा वाले नीचे का टर्म्स नहीं आ रहे थे। Direction cosines of lines bisecting the angle between the lines whose direction cosines are this, and the angle between these lines is theta. क्वेश्चन ने सेम से डायरेक्शन कोसाइन बोला है, हम पहले एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर लिखें, तो वो वेक्टर तो पी कैप प्लस माइनस क्यू कैप से आ जाएगा, वो L1 हाँ प्लस L2 ही आ जाएगा, तो L1 L2 L1 प्लस L2 आई कैप, अगर हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं, M1 प्लस M2 जे कैप प्लस N1 प्लस N2 के कैप। ये अभी एक लाइन के लिए आर वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हमें आर कैप फाइंड करना पड़ेगा, हाँ सही। तो आर कैप का मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, हाँ हाँ इसका वो मैग्नीट्यूड मतलब 2 कि इन प्लस तीनों 6 के, cos थीटा आता है। हाँ तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, तो सॉरी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस हाँ 2 2 टाइम L1 L2 प्लस 2 M1 M2 प्लस 2 N1 N2। यहाँ तक की बात समझ आ गई? हाँ तो ये जो है वो 6 क्यों बोल रहे हो, cos थीटा तो लिखा हुआ है क्या? जो डिनोमिनेटर, ओह shit। वो 2N1, एक मिनट, सर मैं ओह सर समझा। देखना, वो 2N1 N2 आएगा ना वहाँ पे अंडर रूट के। हाँ 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 2 ये, अच्छा वो 2 कॉमन लेके वो L1 उसका डॉट ही है एक्चुअली। हाँ सर मैं अंदर डॉट ले रहा था अच्छा इसलिए 6 cos थीटा। तो अभी समझ आ गया, 2 into 1 plus cos theta is 2 आ जाएगा। cos सर अभी square समझा theta by सर। 2। हाँ सर अभी आ जाएगा। और जो माइनस वाला केस है उसके डिनोमिनेटर में 2 minus 2 cos theta आएगा, तो ये हाँ 2 into 2 sin square theta by 2 आ जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5। सर उसमें आप एक बार बस वो ऑप्टिक्स एंगल वाला कंडीशन के लिए 1 मिनट सॉल्व कीजिए ना, मुझे एक बार बस वो कंफर्म करना है। मतलब कि तुम्हारा सेकंड वाला जो है उससे tan अल्फा आ गया तुम्हारे पास, हाँ सेकंड वाला, 1 मिनट, नहीं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट से अल्फा का पूरा रेंज आया और सेकंड में अल्फा की 2 पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है हाँ वो। तो फर्स्ट में अल्फा का रेंज आया ना, फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं सिर्फ सेकंड आ रहा है। हाँ अरे अरे 2 साइन अल्फा टू सेकंड अल्फा और रुको फर्स्ट नेगेटिव, रुको क्वाड्रेंट। रुको सुन रुको सुन रुको रुको साइन टू रुको, अल्फा नेगेटिव sin to मतलब अल्फा नेगेटिव समझ आ गया ना, 2 साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा अल्फा सेकंड और नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई अरे करेगा ना, तो अरे 2 मेरी अल्फा बात तो पाई से सुन, 2 पाई होगा। 2 तो साइन अल्फा अल्फा, कॉस अल्फा नेगेटिव, तो अगर साइन अल्फा कैन बी नेगेटिव और कॉस अल्फा पॉजिटिव और दी इतनी अदर वे मेहनत क्यों अराउंड। करूं मैं? साइन टू अल्फा नेगेटिव यानी थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 2 अल्फा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। गलत बात है। कौन क्यों मैं? गलत है? हाँ, बिकॉज अल्फा इज गिवन एज 0 to 2 0 से पाई, 2 पाई। तो हाँ 2 अल्फा बिकम्स 0 to अरे 4 पाई, यार, ठीक है। और तुम्हें अगर इतना डिटेल में नहीं जाना तो बहुत सिंपल सिचुएशन, जिंदगी झंड है। मतलब 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा नेगेटिव चाहिए, यानी कि tan अल्फा नेगेटिव चाहिए। तो देखो तुम्हारे tan अल्फा के क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, सर उसमें या से तो नेगेटिव वाला आंसर यूज कर लो। उसको तो वो वैसा भी कर सकते थे ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हाँ बिल्कुल, नेगेटिव। वो सही है, वो वाला एक्सप्लेनेशन सही है। अच्छा हाँ उसके बाद फर्स्ट। तो आई थिंक tan अल्फा के जो दो आंसर्स हैं वो -2 और 3 हाँ आते हैं, सर, तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ नहीं अभी आ जाएगा आई थिंक। और सर अच्छा 1 मिनट, सर वही क्वेश्चन में अभी मतलब मैंने ऐसे किया, वो जो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 की वैल्यू नहीं पता थी ना, तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है tan 60 √3 होता है, और ये भी पता है कि tan 75 2 प्लस √3 होता है, और वो tan इनवर्स 2 और 3 दोनों जो कट गया रूट वापस से थ्री बोला। और मतलब वो मैंने tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स 2 की वैल्यू पता नहीं थी ना, तो मैंने क्या किया कि tan 60 √3 होता है और tan 75 2 प्लस √3 होता है, तो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 60 और 75 के बीच में ही लाई करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने पाई प्लस पाई माइनस देख लिया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आंसर।
या उससे कोई बेटर मेथड है क्या जज करने के लिए? वो tan इनवर्स में समझ में नहीं आ रहा था, कैसे बोले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं या नहीं कौन नहीं, सा क्वाड्रेंट है? मतलब जो तुमने बोला है वो बात तो सारी सही है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें इस क्वेश्चन में ये समझने की जरूरत भी नहीं है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब कितना एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली। हमने कहा कि हमारा tan अल्फा का आंसर -2 और 3 आ गया, और हाँ यहाँ से 3 रिजेक्ट और -2 एक्सेप्ट हो गया। अब तुम्हारे पास ये है कि tan अल्फा इक्वल टू -2, यहाँ तक ठीक है। तो सेकंड अब या tan का फोर्थ? वैल्यू, हाँ सेकंड या फोर्थ, तो इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम इसके एक्यूट एंगल की बात करें तो tan इनवर्स अल्फा एक्यूट एंगल हो जाएगा, अरे यार, तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा ऐसे करें। अच्छा, तो अल्फा का पॉजिटिव नेगेटिव होना कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे ही आएगा ना हमेशा? नहीं नहीं, हमने एक्यूट एंगल बोला, तो एक्यूट हमने एंगल बोला, अच्छा ठीक है। ये अल्फा भी बोल रहा हूँ मैं, 2 tan इनवर्स 2, तो ठीक है, +2 यूज कर रहे हैं अपन। हाँ हाँ, बराबर। अच्छा, अगर -2 यूज कर रहे होते तो फिर बाहर प्लस आता। अगर -2 यूज कर रहे होते तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसको हाँ सेकंड में ले जाने के लिए पाई ऐड करना पड़ता। हाँ, बराबर। हाँ, तो वही पाई प्लस tan इनवर्स 2 और हाँ 2 पाई मतलब, प्लस tan इनवर्स 2। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। ओके, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, सर वेक्टर 60 पैरेलल है। टू इंटरनल हाँ अच्छा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस एंड सी इज दिस। सर अरे ये तो बहुत बड़ा, सर बहुत बार ट्राई किया। लैम्डा 5/3 नहीं आता, 5/9 आता है वो पूरा। 5/3 नहीं आ रहा वो। ऑप्शन में सब 5/3 दिया है, एक्चुअली 5/9 अच्छा, ही आ रहा है। वो तो प्रॉब्लम मुझे हो जो रहा है। लग रहा, तुमने पता क्या मिस्टेक करी होगी, तुमने क्या किया होगा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, रिक्वायर्ड वेक्टर या सी वेक्टर को तुमने लिखा होगा 5√6 ए कैप प्लस बी कैप, ये किया है क्या? नहीं, नहीं। लैम्बडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप लिया है। हम्म, और मैंने ए कैप प्लस, हाँ, तो वो ए कैप प्लस बी कैप एक्चुअली I-7j+2k/9 आ रहा है। ठीक है। तो लैम्बडा और उसका, सॉरी, हाँ, तो ए कैप प्लस बी कैप का मॉड √54 आया, √54/3, और इंटू मॉड लैम्बडा इज 5√6, तो उससे लैम्बडा मुझे +-5 आ रहा है, तो +-5/9 आ रहा है मुझे। मुझे 3 आ रहा ही नहीं है उसमें। वो मैंने ये बोला बहुत तुमने, बहुत बार कैलकुलेट किया, हाँ यही ये आ रहा है। बोला। हाँ अब क्या बोल रहे हो तुम, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड कितना आ रहा है? इसका मॉड √54/9 आएगा, यानी 50 √54/3। हाँ। /3 क्यों आएगा, /9 ही तो आएगा। नहीं ना? अरे अरे जब यार, 9 है तो 9 ही रहेगा ना। अरे यार, सर ओके। और इस चीज, इसमें देखो आंसर भी जैसे जो है कि क्वेश्चन में सेंस मैग्नीट्यूड जो है वो 5√6 से रखा है, तो हमारा आंसर ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, यही हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। अरे यार, सर, हाँ। ये क्वेश्चन में मैंने सी वेक्टर जो अननोन वेक्टर था उसको एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के कैप मान गया, हम्म और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 150। हम्म और फिर मैंने लिखा सी वेक्टर इज लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। हम्म दोनों साइड कंपेयर करके एक्स के वैल्यूज उसमें, एक्स वाई जेड के वैल्यूज उसमें डाल दिए स्क्वायर वाले इक्वेशन में हाँ, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो उधर से नहीं आता लैम्डा। नहीं आ जाता है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गई, हाँ तो लैम्डा के एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक बनती है वो लैम्डा स्क्वायर वाली बनती है, हाँ, तो लैम्डा का एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव आएगा। करेक्ट, हाँ। उसमें से पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर है, तो वो हमेशा प्लस वाली डायरेक्शन में ही होगा। ओके तो 9th क्वेश्चन में, अ लाइन passes through a point A with position vector and is parallel to this. If point P is point intersection such that AP is equal to 15 यूनिट। अपन ने जो आज क्वेश्चन किया है उससे हो जाएगा, हाँ क्योंकि अभी क्वेश्चन का सेम ही सिचुएशन है कि A पता है और P चाहिए such that AP डिस्टेंस इज 15 यूनिट। तो 1 to 10 में कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर, अच्छा क्वेश्चन 9, 6 6। अच्छा 6 था, 9 था ही नहीं हाँ, मुझे 9 लगा। ही था।
ओके 6 वाले में कहाँ गया? This vector is rotated through an angle of cos inverse this and doubled in magnitude, then its this become this. सर एक तो मैग्नीट्यूड वाला इक्वेशन हो गया। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 वेक्टर। तो हाँ यहाँ से ही हमें x मिल जाएगा। सर हाँ एक्चुअली करेक्ट। एक ही इक्वेशन लेकिन आएगा ना पूरा। हाँ वो इक्वेशन आ जाएगा, तो x मिल गया। हाँ उसमें x का वैल्यू 2 और -2 x बाई का 3 आ वैल्यू पुट करके नहीं, तो यहाँ पे x में जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा है उसमें x का क्वाड्रेटिक बनता है जिसका 2 और -2 बाई 3 वैल्यू आता 2 और है। -2 2 बाई 3। बाई 3 आता है। हाँ और तो मैंने एक क्वेश्चन में सेकंड x कैन नॉट बी। अच्छा, तुम्हारा डाउट ये है कि ऑप्शन ए आंसर क्यों है, यही डाउट है क्या? नहीं मुझे, हाँ मतलब हाँ वही डाउट है क्योंकि मुझे 2 -2 बाई 3 और -20 बाई 17 तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब दे कैन बी x का वैल्यूज। सर नहीं, मैंने तो ऐसा तुम किया। अच्छा एक मिनट। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा x का वैल्यू 2 और 2 बाई 3 आ गया, और क्वेश्चन ने पूछा है कि देन x कैन नॉट बी। ऑप्शन है -2 बाई 3, 2 बाई 3, 20 बाई 7 विद नेगेटिव साइन 2। तो कैन नॉट बी का आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन आने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, और फिर मैंने एक और इक्वेशन बनाया है जिसमें x का वैल्यू -20 बाई 17 भी आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए। अच्छा, हाँ जो तुमने सेकंड इक्वेशन बनाया उससे x के आंसर्स एक ही आ रहे हैं कि दो आंसर्स आ रहे हैं? दो, उसमें भी क्वाड्रेटिक बन के बिल्कुल 2 ठीक है, और बिल्कुल सही -20 है। बाई तो अब 17 आ बिल्कुल रहा है। सही है, सही किया है। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा और वो बनाना पड़ेगा, और इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एंड वर्ड है। एंड वर्ड क्यों है कि एंगल भी cos इनवर्स 11/14 होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी डबल होना चाहिए। तो इन दोनों का जो कॉमन आंसर है, यानी कि x इक्वल टू 2 तो पॉसिबल है, उसके हाँ अलावा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो ये तीनों ही आंसर्स नॉट पॉसिबल में आ जाएंगे। तो then, अच्छा सर हाँ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मैंने क्या किया, अभी वो i+x+3 वाला वेक्टर दिया है ना, उसका वैसे भी मॉड लेंगे तो x² + 10 आएगा, और हमें बोला है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका डबल है। तो मैंने क्या किया, i+x+3 वाले का डॉट लिया 4i वाले के साथ, और वैसे भी एंगल बिटवीन देम cos थीटा दिया है, तो डायरेक्ट x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, और उससे डायरेक्ट 2 और -20/17 आंसर्स आ गए। पॉसिबल है कि वो दो ही आंसर पॉसिबल है, और उसके अलावा बाकी दो एलिमिनेट हो जाते हैं। नहीं, तुमने अभी सिर्फ एंगल वाली कंडीशन लगाई, मैग्नीट्यूड दोनों वाली इक्वेशन कंडीशन बनाने कहाँ के लिए। नहीं, लगाई? मैंने डॉट वाला मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों लगाया, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं भी नहीं, डबल वाला पुट किया। डॉट से तो मैग्नीट्यूड का यूज ही नहीं हुआ। ये सोच के देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, हाँ इनके बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b आएगा। हाँ ठीक है, अब a वेक्टर और 2b वेक्टर की बात करें तो इनके बीच में एंगल भी थीटा रहेगा, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। अब वापस से लगाओ तो ये क्या बनेगा, a डॉट 2b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ 2b। तो ये तो यही बन गया ना, इस 2 का यूज तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे क्वाड्रेटिक बन के आंसर कैसे आया? हाँ तो वो सही है ना, ऑब्वियसली ये होएगा ना। यहाँ से दो आंसर आ जाते तुम्हारे, और वो करेक्ट आंसर है -2 और -20/17। फिर जब तुम मॉड वाला यूज करोगे उससे ये दो आंसर्स आते हैं, और सिंस मॉड, दोनों कंडीशंस एसेंशियल कंडीशंस हैं, तो उनसे ओनली x इक्वल टू 2 एक आंसर मिलेगा जो एक्सेप्टेबल है, रिमेनिंग सारे नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर, अच्छा 3 इनकरेक्ट आंसर्स है, हाँ तीन हाँ तीन हाँ। ऑप्शन आएंगे। अच्छा उसका समझा। एक मिनट, तो पहले हमने, एक मिनट, मतलब एंगल वाली कंडीशन भी लगानी है और और मॉड वाली मैग्नीट्यूड कंडीशन वाला भी भी लगानी है। हाँ लगाना। एंगल के लिए हमने डॉट ले लिया, हाँ और मैग्नीट्यूड के, अच्छा मैग्नीट्यूड से भी एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है। अब बताओ 11 to 20। 12 14। 12 क्वेश्चन में तो बड़ा ही सिंपल है। सर वो लैम्बडा यार 1 आया, इसमें लैम्बडा मेरे को +- बनाना है। मेरे को सिर्फ ओके 1 आया। ओके,
नहीं, प्लस माइनस वन ही आता है, लेकिन वो हाँ एक रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा तुमने बताना कि 12 वाले में कैलकुलेशन में क्या किया। कुछ नहीं, 1 2 3 1 2 3 लैम्डा स्क्वायर 1 2 तो लैम्डा ये स्क्वायर 2 3 का दोनों ही मॉड आता लाइन है। 1 2 3 से पास कर रही है, तो जो हाँ थर्ड लाइन है वो भी 1 2 3 से पास करेगी, तो लैम्डा स्क्वायर हाँ इक्वल टू वन आ जाता है। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन पे देखो, लाइन फर्स्ट वाली और लाइन थर्ड वाली एग्जैक्टली सेम लाइन बन रही है, अरे बट क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर रखा है। एक मिनट, आपने ये कैसे किया वापस समझाओ ना, मैंने ये अरे मेथड से नहीं किया। कॉन्करेंट लाइंस का कंडीशन है ना। हाँ बट नहीं मैंने ये नहीं नहीं किया, नहीं, एक मिनट। देखो आपने जो क्या किया? फर्स्ट और सेकंड लाइन है, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है वो देखो, सिर्फ देखो, तो हाँ देखो दोनों लाइन 1 2 3 से पास कर रही है, हाँ वो बराबर है। तो इसका मतलब कि दोनों लाइन 1 2 3 पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो थर्ड लाइन भी 1 2 3 से पास करनी अच्छा, चाहिए। उससे आपने लैम्बडा कंपेयर कर लिया। हाँ तो अच्छा थर्ड अच्छा को, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए लैम्बडा स्क्वायर का टर्म मारा था। अच्छा सर, मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली उल्टा किया। बट अच्छा, मैंने वो किया कि मतलब पहला लाइन 3i + 2j + k के पैरेलल होगा, दूसरा लाइन 5i + 3/2j + 1/3 k के पैरेलल होगा। तो मैंने उन जो तीन डायरेक्शन वाले लाइन है ना, उनको कॉन्करेंट करके लैम्बडा निकाला, उससे लैम्बडा 1 आया। नहीं नहीं, डायरेक्शन वाली लाइंस का मतलब क्या हुआ। वो लैम्बडा टाइम्स जो ब्रैकेट डायरेक्शन में तो दिया ना। वेक्टर का होता है, हाँ वही वही वेक्टर वाला। तो तीन वेक्टर तो हम कहीं भी हो हमेशा कॉन्करेंट बना सकते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं ना वेक्टर्स तो। सर एक मिनट, मैं एक वेक्टर फ्री कब नहीं होता है? कब मतलब अगर वो पोजीशन वेक्टर है तो फ्री नहीं होता है। बस उसी केस में ना। हम्म। ठीक है, मतलब अगर जो मैंने वेक्टर का एक पॉइंट ही फिक्स कर दिया तो मतलब फिक्स हो जाए। हाँ। ठीक, ओके। 14 में टू लाइंस गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस इक्वली इंक्लाइन टू दिस। मतलब दोनों एक का एंगल लाइन, बाइसेक्ट करना। हाँ मतलब नहीं एंगल जरूरी नहीं होता बाइसेक्टर ना। नहीं, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन। हाँ तो एंगल बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पी कैप प्लस क्यू कैप या पी कैप माइनस क्यू कैप के अलॉन्ग होगा। तो हाँ इस लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स पी कैप प्लस माइनस क्यू कैप आ जाएगा, वेयर सी वेक्टर इज थर्ड वाला पॉइंट जो दे रखा है क्वेश्चन है 2 1 3, और पी कैप प्लस माइनस क्यू कैप हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा ओके। मतलब कि डायरेक्शन तो एंगल बाइसेक्टर से लेना है, और हाँ पॉइंट क्वेश्चन ने अलग से बता रखा है। अच्छा ओके सर। 19 और 21। 19 में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर भी थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी हुज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। देखो हाँ 19 के अकॉर्डिंग ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो रिक्वायर्ड वेक्टर है बी और सी के प्लेन में है, हाँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन से अपन रिक्वायर्ड वेक्टर को लैम्डा बी प्लस म्यू सी मान सकते हैं। यूसी हाँ हाँ करेक्ट। बराबर। आर वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन का लेंथ वो वो ट्रू ये है, टू बैठ रही है। हाँ हाँ करेक्ट। तो यहाँ से लैम्डा एंड म्यू में एक ही इक्वेशन बनेगा, हाँ हाँ वही हाँ, सही बात। तो बस लैम्डा और म्यू में रिलेशन ही मिल पाएगा। लैम्बडा फिर प्लस मतलब ऑप्शन म्यू जी चेक माइनस, करने ना। फिर हाँ, अरे क्या आ रहा है लैम्डा और म्यू यार में रिलेशन। लैम्बडा प्लस म्यू -2 आया। हाँ लैम्डा +2 हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है, इतना बराबर उस। और प्लस एक्स का माइनस टू, कोऑर्डिनेट उसी प्लस प्लस माइनस माइनस। टू बिकॉज मॉड है, लेंथ यूज कर रखा है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ हाँ बराबर। और फिर ऑप्शन ही चेक करने ना। फिर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अरे बिकॉज यार इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल है। ठीक है। ओके सर। और सर 21 भी। हाँ 21 सर। उसमें मुझे खाली बी ऑप्शन का डाउट है। नहीं सर, सब करो, नहीं आया। एबीसीडी यूनिट वेक्टर्स इज दैट, अब देखो ऑप्शन में लैम्डा को या तो वन यूज कर रखा है या मैथ्स में यूज कर रखा है, तो अगर अपन हाँ पहले एक बार वन वाला कंडीशन देखें तो ये कब पॉसिबल है, इसका मीनिंग तो ये जब होता ये है ए मॉड ऑफ क्रॉस ए बी मॉड ऑफ बी मॉड ए ऑफ क्रॉस सी टी मॉड का। ऑफ सी हाँ साइन थीटा वन साइन थीटा टू कॉस फाई इक्वल टू वन। तो ये हाँ कब पॉसिबल है, जब थीटा वन थीटा थीटा 1 टू थीटा तो 2 π/2 पाई बाय टू और और फाइ 0। फाई जीरो हो जाए। हाँ ए वेक्टर मान लो यहाँ पे है, तो बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया। हाँ अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि a डॉट सी √3/2 है,
तो मतलब ए और उनके सी बीच के का बीच पाई का बाय एंगल 6 5/3 हो गया, अरे 5/6 हो गया। 6 5/6 दैट मीन्स सी वेक्टर या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर सी वेक्टर नीचे हो यहाँ सकता पे हो सकता है, जो ए वेक्टर से 5/6 एंगल बना रहा है। है। अगर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर है, अगर सी वेक्टर को अपन ब्लू वाले पोजीशन पे मानेंगे तो डी वेक्टर को यहाँ पे होना पड़ेगा, और सी वेक्टर को रेड वाले पोजीशन पे मानेंगे तो डी हाँ वेक्टर को यहाँ पे होना पड़ेगा। हम्म अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, सही बात है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज 30 डिग्री इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1। अभी बाद में चेक करेंगे। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए सेकंड, -1 ही है। अच्छा अभी तो अपन ने ए और डी ऑप्शन की बात की है, तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन एंगल तो बिटवीन गलत बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 60 डिग्री। सही है गलत है? गलत गलत है, बिकॉज इस वाली सिचुएशन में तो एंगल 60 डिग्री नहीं है। हम्म अगर हम लैम्डा इक्वल टू -1 वाला केस लेते हैं तो इसमें अब डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फाई इक्वल टू पाई का आ पाई जाएगा। आ जाए। पाई दैट मीन्स ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और वही सी वेक्टर की दो पोजीशंस, लेकिन अभी इसका, अच्छा मैंने भी यहाँ पे बोला नहीं था, बट इसका इस वाले केस में जब फाई 0 था तो मीनिंग क्या था ए कि क्रॉस बी ए और क्रॉस सी क्रॉस डी का एंगल 0। डायरेक्शन। अब यहाँ पे अभी ए क्रॉस बी इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब कि सी क्रॉस डी इनवर्ड आना चाहिए। हाँ हाँ तो इसका मतलब कि डी अगर और सी और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डी वेक्टर अगर सी ब्लैक वाली पोजीशन पे है तो नीचे डी आएगा। वेक्टर को यहाँ पे होना पड़ेगा, हम्म और सी अगर ब्लू वाली पोजीशन पे है तो डी yes, वेक्टर को यहाँ पे होना पड़ेगा। हाँ तो देखो ये वाला जो एंगल है ये 150 150 डिग्री आ रहा है, हाँ और ये वाला एंगल भी 150 आ रहा होगा। हाँ, 90 + 60। तो हाँ इस सिचुएशन में एंगल बिटवीन बी एंड डी 150 आ रहा है, और बी ऑप्शन बोल रहा है एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 30। तो देखना ए और सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। हाँ आगे हो गया। चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कल है ना कंटिन्यू करते हाँ हैं। कुछ होमवर्क होगा तो मैं ग्रुप पे मेंशन करता हूँ। यस ठीक है सर, ठीक। थैंक यू यू। सर। और सर अच्छा, आप 1C के क्वेश्चंस मार्क करके देने वाले थे। ठीक है, मैं भेजता हूँ। मैंने 1C के पहले बिल्कुल नहीं दिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, भेजता हूँ। और सर नेक्स्ट क्लास 2A भी डिस्कस करेंगे ना? नेक्स्ट 32 क्लास तक। कल ही है भाई, आराम से। अच्छा, 2A का मैंने होमवर्क दे रखा है कुछ। 32 हाँ तक। 232 लास्ट टू लास्ट क्लास दिया था। हाँ, तो जो ऑलरेडी गिवन है वो तो कर लेंगे। ठीक है। यस हम्म, ओके, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय।